नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। तो सबसे पहले बात एक्सिस बैंक की। ग्रॉस एनपीए 5.04% से घटकर 5.03% हो गया है और मुनाफा 1305 करोड़ रुपए। Q1 में बैंक की स्लिपेजेस यहां पर घटी है, 4810 करोड़ से घटकर ये 3520 करोड़ रुपए हुआ। NII 4517 करोड़ से बढ़कर 4616 करोड़ और NIM 3.63%। L&T टेक Q1 के QOQ मुनाफा 96 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ हुआ। आय 812 करोड़ से बढ़कर 823 करोड़ और एबिट की अगर बात करें तो 119 करोड़ से घटकर 111 करोड़। एबिट मार्जिन 14.6% से घटकर 13.5%। और उसके साथ ही आज बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निफ्टी ने 10,000 के मैजिक आंकड़े को छुआ। निफ्टी ने 10,000 के मैजिक आंकड़े को आज के कारोबार में छू लिया। बाजार के खुलते ही निफ्टी ने 10,011 का उच्चतम स्तर बनाया, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया। हालांकि बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने 32,374 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 18 अंक और निफ्टी 2 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। टेलीकॉम, मेटल, रियल्टी, बैंक, शुगर और केमिकल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं कैपिटल गुड्स, ऑटो और FMCG शेयरों में थोड़ा दबाव रहा। और बाजार की इस ऊंचाई पर निवेशकों को क्या करना चाहिए, आगे बाजार की दिशा क्या होगी, जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट ने एक्सक्लूसिव बातचीत की इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली से। हमारे साथ श्री वल्लभ भंसाली जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो इट्स अ बिजी डे फॉर यू। और इनफैक्ट सबसे पहले तो आपको बधाई हो, निफ्टी पहली बार 5 डिजिट में पहुंचा है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि मार्केट जब अपने हाई पर होता है, वैल्यूएशन जब अपने हाई पर होती है, तब जो कॉशन है उसे भी ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए। अभी इस समय मार्केट जिन लेवल पर है, ऑब्वियसली वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, लेकिन ये जो मोमेंटम है फॉर द टाइम बिंग इट सीम्स कि कोई मेजर थ्रेट है नहीं इसके ऊपर। क्या ये सही है, क्या मानना सबका? ये मोमेंटम है तो यही मानता है कि क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मोमेंटम है। तो ये तो ढलान पर जैसे गाड़ी अपने आप चलती है वो वाली बात है। सो आई थिंक कॉशन मार्केट के अंदर काल के गर्भ में क्या छुपा है वो सब हमें पता नहीं होता। अचानक से सिचुएशन बदल जाती है, कोई एक समाचार आता है और उसका एक पीछे लहरें चल निकलती है, इसलिए कॉशन रखना एकदम ज़रूरी है। आई थिंक लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश सेक्टर्स के जो PE मल्टीपल हैं वो उनके 5 साल 10 साल के एवरेज से 25 से 50% ऊपर चल रहे हैं। ठीक बात है कि भारत का भविष्य कुछ अलग नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, तो हमारा आउटलुक ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, लेकिन प्राइस में सब कुछ आ जाता है। अब बहुत अच्छी चीज़ जो इस बार मार्केट में देखने को मिली है वो ये है कि डोमेस्टिक फंड्स के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का देखने को मिला है। और एटलीस्ट अभी तक हम जितना बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, उसमें ये फीलिंग नहीं आ रही है दैट दे आर कंप्लेसेंट अबाउट द अप मूव, दे आर कॉशियस ऑल्सो। पॉकेट्स में रिडम्पशन भी देखने को मिली है। ये टिपिकल एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं हम, एक कैरेक्टरिस्टिक में चेंज देखने को मिला है या फिर टेक्टोनिक शिफ्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बिहेवियर में देखने को मिला। आप ये मानते हैं? मैं इसे टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं कहूँगा। आई थिंक ये मैच्योरिंग प्रोसेस है कि जब 1990 के करीब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय हमारा इन्वेस्टर बेस ही बहुत छोटा था। अब पिछले 25-27 साल के अंदर इन्वेस्टर बेस और इन्वेस्टर एजुकेशन कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में लोग एजुकेटेड हैं,
जो कम एजुकेटेड भी हैं वो मार्केट के बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं, इतनी सारी मार खा चुके हैं। तो ये जैसे घुटने रगड़ के आदमी सीखता है, वैसे ही मार्केट और ये छोटे इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स सीखे हुए लोग हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि बारिंग द शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ और मे बी सम इंटरनेशनल इवेंट, मीडियम टर्म ट्रैजेक्टरी अगर हम देखें न सिर्फ भारतीय मार्केट्स की बल्कि इंडियन इकोनॉमी की भी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की, तो ये सही पटरी पर है, इंटैक्ट है, आउटलुक पॉजिटिव है आपका? मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल तक हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो बहुत नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी ही। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की कमर टूटी हुई है और वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो इक्विटी रिटर्न्स भी कम होंगे। तो 10-12% का अगर इक्विटी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों तक 12% का कंपाउंड रिटर्न आएगा। बीच बीच में ऐसे साल आएंगे जबकि उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो लैग के साथ पीछे रिकवर हो जाता है। और जो क्या जितना रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न, 12% मुझे ख्याल से एवरेज रिटर्न है। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है तो हो सकता है 15% रिटर्न मिले, वो फैंटास्टिक रिटर्न गिना जाएगा। और बाजार का बड़ा पोल जो हमने किया वो देखिए, अब निफ्टी में क्या करें, गिरावट में खरीदें या क्या करें। जब हमने ये पोल किया तो 92% मार्केट एक्सपर्ट्स ने बाय की सलाह दी, 6% ने सेल की सलाह दी और कांट से 2% लोगों ने यहाँ पर कहा। हमने जब अगला टारगेट यहाँ पर एक्सपर्ट से पूछा, 10,200 का टारगेट हमने जब पूछा तो ये 79% लोगों ने कहा कि हाँ, 10,500 के टारगेट के लिए 8% एक्सपर्ट्स ने माना और 11,000 का टारगेट 3% एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर माना। मुनाफा वसूली होने पर कहाँ तक गिरावट संभव है, जब ये पूछा गया तो देखिए 9700 का लेवल जो हमने दिया वो 79% एक्सपर्ट्स ने उसमें हामी भरी, 9500 के लेवल के लिए 18% और 8700 के लेवल के लिए 3% एक्सपर्ट्स ने हामी भरी। निफ्टी के लिए अब बड़ा टारगेट, बड़ा ट्रिगर तिमाही नतीजे हैं, ये 37% मार्केट एक्सपर्ट्स ने मांगा। आरबीआई पॉलिसी बड़ा ट्रिगर होगा, ये 34% ने, और लिक्विडिटी 29% एक्सपर्ट्स का मानना है। और कौन से सेक्टर्स आगे चलेंगे, जब ये हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की तो निजी बैंक चलेंगे, ये 43% एक्सपर्ट्स का मानना था। तेल गैस के लिए 38% ने हाँ भरी और आईटी क्षेत्र आगे चलेगा, ये 19% एक्सपर्ट्स का मानना है। और छठा सवाल जब हमने ये रखा कि किन शेयरों में खरीदारी करें आने वाले समय में, तो आरआईएल के लिए 42% एक्सपर्ट्स ने हाँ भरी, एचडीएफसी बैंक के लिए 38% और इन्फोसिस के लिए 20% एक्सपर्ट्स ने माना कि हम खरीदारी यहाँ इन्फोसिस में कर सकते हैं। अब देखिए 10,000 का सफर निफ्टी के लिए एक ऐसा सपना था जिसे बाजार से जुड़ा हर निवेशक देख रहा था। जब सेंसेक्स ने 10,000 का आंकड़ा पार किया था तब लोग यही सोचते थे कि निफ्टी कब 10,000 छुएगा, और आज वो दिन आ गया। तो आइए आपको दिखाते हैं निफ्टी के फर्श से अर्श तक का सफर। दस 10,000 की ऊंचाई पर बैठे निफ्टी का सफर शुरू होता है आज से 22 साल पहले, 3 नवंबर 1995 को, जब 1,000 की बेस वैल्यू के साथ निफ्टी में ट्रेडिंग शुरू हुई। 9 साल के लंबे समय और 2,258 ट्रेडिंग सेशंस के बाद निफ्टी ने 2,000 का आंकड़ा पार कर दिया। 30 जनवरी 2006 को निफ्टी ने 3,000 की नई ऊंचाई को पार किया। इसमें 290 सेशन लगे, लेकिन 4,000 पहुंचने में साल भर से भी कम समय लगा। निफ्टी 209 ट्रेडिंग सेशन में ही दिसंबर 2006 को 4,000 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। फिर एक साल बाद 27 सितंबर 2007 को चौतरफा खरीद के दम पर निफ्टी ने 5,000 का अहम पड़ाव पार किया। लेकिन इसके बाद साल 2008 की मंदी आई। निफ्टी 6,000 से फिसलकर 2,250 के स्तर तक टूट गया। इन स्तरों से उभरकर 8,000 के लेवल तक आने में निफ्टी को पूरे 6 साल और 1,685 ट्रेडिंग सेशंस लगे। साल 2014 में निफ्टी ने 8,000 का आंकड़ा पार कर दिया। 2014 में ही एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। बाजारों के सेंटीमेंट में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी, इससे भी बाजारों का सेंटीमेंट काफी बदला। 9,000 से 10,000 तक पहुंचने में निफ्टी को महज 91 ट्रेडिंग सेशन लगे। निफ्टी ने मुकाम सिर्फ विदेशी निवेशकों के दम पर हासिल नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत बड़ा योगदान घरेलू संस्थागत निवेशकों का भी रहा।
साल 2014 और उससे पहले तक घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे थे और बाजार सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों के दम पर चल रहा था। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदली। साल 2014 के बाद से घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा बाजार में बढ़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के मुकाबले ज्यादा ही पैसा मार्केट में लगाया। बाजार अब पूरे जोश में है। नजर अब निफ्टी के 11,000 पर है। बाजार के सेंटिमेंट्स ऐसे ही रहे तो ये लक्ष्य भी दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का वित्त वर्ष अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर होने वाला है। वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर सरकार कल 11 बजे एक अहम बैठक करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएमओ और वित्त मंत्रालय के अधिकारी कल एक बैठक करेंगे जिसमें वित्त वर्ष में बदलाव के लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में शंकर आचार्य कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। अभी हाल ही में शंकर आचार्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही इस बारे में कह चुके हैं कि सरकार बहुत जल्द वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर फैसला करेगी और इसी सिलसिले में अब बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। वित्त वर्ष बदलने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में फैसला ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की तरह जल्दबाजी कर रही है सरकार वित्त वर्ष को बदलने के लिए विचार कर रही है और ऐसे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री डॉक्टर वीरप्पा मोइली जी। सर, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल मार्च टू जनवरी। What kind of advantage you see in this changing the budget? No, it's not a question of changing advantage. It is, that culture from March to April is a culture rooted with the British culture, British heritage. This time I was told they have appointed a committee, the Shankaracharya, and I don't know whether he has given a report or not, or if he has given a report, what kind of a report he has given. But the only 3 states have expressed their desire, that is Telangana, Andhra and Madhya Pradesh. They said, we are prepared to opt for the January to December. But I don't know the opinion of the other states. Now that NDC is not there, only Niti Aayog with the chief ministers as members, they will have to take a view on that. So we have to wait and see, because it's not a new idea. This idea has been coined and also mooted and initiated a number of times. It fell through. But the question is that, this is too early, because, lot of some legislations will have to be passed. It has to be followed up. Just like demonetization and also just like GST, if they do it in a hurry, they will be disrupting the whole system, for which because the people will ultimately suffer. That is why, they should not, they can take a decision or announce in the budget, but, it will take at least, 6-7 months time for preparation. और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, अब यहाँ पर जो बैठक है उनका दौर शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले भी इस बारे में कह चुके हैं कि सरकार बहुत जल्द वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर फैसला करेगी। कहीं ना कहीं तक क्या समझा जाए, बात कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, सरकार शंकराचार्य कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी है सरकार के पास और सरकार उसी पर बैठक करने के लिए कल एक बैठक बुलाई है। वित्त मंत्रालय में बैठक होगी सुबह 11 बजे। लेकिन सरकार ने संसद में जब सवाल पूछा गया था तो सरकार ने भी कहा है कि इस साल वित्तीय वर्ष को बदलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ है इस साल में और जीएसटी के आंकड़े आने में वक्त लग जाएगा। यानी कि अगर उसके कुछ रिपोर्ट्स और आंकड़ों की बात करें तो उसको आने में समय लग जाएगा, इसलिए वित्त वर्ष को इस साल से बदलना मुश्किल होगा। लेकिन ये अगले साल से ज़रूर पॉसिबल है और उस वक्त तक सारे डिटेल्स डाटा भी आ चुके होंगे, तो सरकार अगले साल से वित्त वर्ष को बदल सकती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो वित्त वर्ष को अगर बदलना है तो साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना था कि उसके साथ साथ बजट को भी बदलना होगा, क्योंकि वित्त वर्ष तभी लागू हो सकता है जब उसके अकॉर्डिंगली बजट होते हैं। यानी कि अगर 2019 से अगर वित्त वर्ष बदल जाता है 18-19 से, तो उसके अकॉर्डिंगली बजट भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि बजट करीब नवंबर-दिसंबर में हो सकता है। तो सरकार एक तरह से आर्थिक कह सकते हैं कि सुधारों की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि ग्लोबल देखें तो ग्लोबल प्रैक्टिस यही होती है, जनवरी से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर होता है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है उनके लिए भी ये माकूल रहता है कि उनके जो अकाउंटिंग होती है वो भारत के लिए एक अलग से न करना पड़े, दुनिया भर में जहां जैसे अकाउंटिंग करती हैं वो इंडिया के लिए भी करें। चलिए, बैठकों का दौर यहाँ पर शुरू होगा तो देखना होगा कि कितनी जल्दी सरकार इसे यहाँ पर लागू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट के लिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर नितिन गडकरी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर।
Sir, it is a historical change which is going to help to the system, because at the end of the March, actually our year ends in December and financial year ends in March, and because of that there are a lot of complications are there. But before, I feel that because of this revolutionary change, it is going to benefit the system. And at the end of March, the previous year, there are a lot of funds with the different department. They have to make the expenditure for that. So it can give a good relief to the state government and also to the many departments, that there is an ample opportunity and time for them to make the expenditure for that. So that is the thing that we have to take a lot of decisions. And I feel that these are all innovations which is going to help to accelerate our economy. और उम्मीद करते हैं कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो भर ही दिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए। 31 जुलाई खत्म होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। खैर, ये तो सिर्फ आपको सचेत करना है। असली बात यह है कि 31 जुलाई 31 मार्च जैसी ये तारीख है अब सच में तारीख बनने वाली है, यानी इतिहास, क्योंकि सरकार अब वित्त वर्ष को बदलने की तैयारी में है। अगर वित्त वर्ष बदला तो इससे आपकी SIP, इंश्योरेंस का प्रीमियम, इन सब का आखिर क्या होगा? आप टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे? ज्यादा घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ पहले साल ही आएगी। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में बदलाव की तैयारी में है। अभी हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्त वर्ष के तौर पर मानते हैं। सभी निवेश, खर्चे, कंपनियों के नतीजे, फाइनेंशियल प्लानिंग इसी वित्त वर्ष के आधार पर तय होती है। लेकिन अब जबकि वित्त वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की बात हो रही है, तो ये सवाल जहन में उठना लाजमी है कि आखिर इसका असर एक आम निवेशक पर क्या होगा, एक टैक्स पेयर की जिंदगी में क्या बदलाव होंगे। हालांकि नए वित्त वर्ष को लेकर कोई दिशा निर्देश तो नहीं तय हुए हैं, लेकिन एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। अभी जो वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, अब वो 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर को खत्म होगा। ज्यादातर टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स प्लानिंग आखिरी के 3 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में ही करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की 70% प्रीमियम से कमाई इन्हीं 3 महीनों के दौरान होती है। 50% ELSS निवेश भी इसी दौरान होते हैं। अब अगर वित्त वर्ष बदला तो इंश्योरेंस पॉलिसी के एडवांस प्रीमियम का भुगतान नए वित्त वर्ष में नहीं बल्कि पुराने वित्त वर्ष में करना होगा, जब तक इसके नियमों में संशोधन ना हो जाए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में SIP को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि SIP के जरिए ELSS में निवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि नौकरी पेशा लोग टैक्स प्लानिंग कब से शुरू करेंगे? कंपनी अक्टूबर से ही कर्मचारियों से 80C के निवेश के प्रूफ मांगना शुरू कर देगी, जिससे दिसंबर तक का TDS काटा जा सके। एडवांस टैक्स पेमेंट भी 31 दिसंबर से पहले करने होंगे। रेंट एग्रीमेंट भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए ही बनेगा। पहले साल बेसिक डिडक्शन और टैक्स में छूट भी थोड़ी कम मिलेगी। अभी 60 साल के कम उम्र वालों के लिए बेसिक छूट 2.5 लाख रुपए है। ये घटकर करीब 1,87,500 रुपए हो जाएगी। ATC के तहत अभी 1.5 लाख रुपए के निवेश पर छूट है। पहले साल में ये थोड़ा कम 1,12,500 रुपए रह जाएगी। NPS में छूट जो अभी 50,000 रुपए तक की है, वो घटकर 37,500 रुपए हो सकती है। सरकार अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 150 साल पुराने वित्त वर्ष के ढांचे को खत्म करके दुनिया से कदम मिलाने के लिए नए वित्त वर्ष को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश में है। थोड़े हिचकोले तो आम निवेशक को भी लगेंगे, लेकिन इसके बाद एक सहज व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ओला और उबर की मोनोपोली तोड़ने के लिए ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक सिंगल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए कार, ऑटो, ई-बाइक्स और ई-रिक्शा की बुकिंग कराई जा सकेगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। जो लोग कैब बिजनेस में उतरना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराकर कैब बिजनेस में उतर सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि ये योजना अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। सरकार की कोशिश इसके जरिए बड़े पैमाने पर जॉब पैदा करना है। अगर आपकी कंपनी PF ट्रस्ट के जरिए अपने कर्मचारियों का PF खुद मैनेज करती है और आपको ये लगता है कि आपका PF कंट्रीब्यूशन पर EPFO के तय ब्याज से कम ब्याज आपको मिल रहा है, तो आपके लिए यह खबर अच्छी है। सूत्रों के मुताबिक खुद का PF ट्रस्ट चलाने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के मुद्दे पर
अगले महीने होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस पर विचार होगा कि ऐसे ट्रस्ट के पास कंट्रीब्यूशन की तुलना में कितना फंड बाकी है। अगर फंड और कंट्रीब्यूशन में गैप मिलता है तो पीएफ ट्रस्ट ऑपरेटर को इसे पूरा करने के लिए कहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पेंशन धारकों ने सरकार से ऐसे पीएफ ट्रस्ट को खत्म करने और इसे ईपीएफओ में शामिल करने की मांग की है। इस साल ग्लोबल साइबर हमला, रैंसमवेयर, WannaCry सबसे चर्चित घटना जरूर है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 साल में साइबर क्राइम के मामले में देश के बैंकों ने हर घंटे 88,500 रुपए से ज्यादा गंवाए हैं। आरबीआई के जरिए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2014 से जून 2017 तक बैंकों ने 252 करोड़ रुपए साइबर क्राइम की वजह से गंवा दिए हैं। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि साइबर क्राइम में पिछले 3 साल में बैंकों को जितना नुकसान उठाना पड़ा है उस रकम से 50,400 किसानों को 50,000 रुपए का कर्ज माफ हो सकता था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में बैंकों में साइबर क्राइम के कुल 46,612 केस दर्ज हुए हैं। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कद और बढ़ गया है। सुंदर पिचाई को अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के बोर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। सुंदर पिचाई ने साल 2004 में गूगल ज्वाइन किया था और अगस्त 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया। सुंदर पिचाई को सीईओ बनाने के बाद से गूगल के शेयर की वैल्यू करीब $650 से $995 तक बढ़ गई है। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन बाइक टाइगर एक्सप्लोरर XCX को भारत में लॉन्च कर दिया है। इंडिया में इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 18,75,000 रुपए रखी गई है। शुरुआत में भारत में ये बाइक सिर्फ 10 लोगों को ही बेची जाएगी। टाइगर एक्सप्लोरर में 1215 सीसी का दमदार इनलाइन ट्रिपल इंजन दिया गया है। ट्रायम्फ ने इस बाइक को लंबी टूर राइडिंग के लिहाज से तैयार किया है। पहाड़ी रास्तों के लिए इसमें हाइड्रोलिक टॉर्क असिस्ट क्लच दिया गया है और ट्रायम्फ की दमदार बाइक ग्लोबल मार्केट में 6 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी भारत में फिलहाल इसके एक वेरिएंट को लॉन्च कर रही है। भारत में इस बाइक का मुकाबला डुकाटी मल्टीस्ट्राडा और BMW R1200 GS जैसी बाइक से होगा। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।